नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यहाँ पे। केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस के लिए हम जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आपको पता है जनरल नॉलेज 20 नंबर का आ रहा है, जहाँ पे एनवीएस और केवीएस में 60 मार्क्स है। तो चलिए उसी में एक सुपर फास्ट सेशन है, कुछ ही देर में कम समय में आपको यहाँ हम तैयारी करवाएंगे आज की। देखिए, अगर हम आज पहला क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो डेफिनेटली आप जवाब दीजिएगा कि पूरा पाषाण काल को प्रायः विभाजित किया गया है भागों में। क्या 6 भाग है, 2 भाग है, 3 भाग है या 5 भाग है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। देखिए, इसका सही उत्तर ये होगा कि पूरा पाषाण जो काल है उसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? निम्न पुरा पाषाण काल है, मध्य पुरा पाषाण काल है और उच्च पुरा पाषाण काल है। ये याद रखिएगा। ये यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्या था? आप ये बताइए। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्या है ये? इसका मुख्य लक्ष्य एक मजबूत जासूसी तंत्र का निर्माण करना था या केवल धार्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा देना था? नहीं भी, ऐसा कुछ था नहीं। जासूसी का के प्रयोग को ये प्रोत्साहित करना चाहते थे, हतोत्साहित नहीं। इसमें शासकों के शासन से बचने के सुझाव थे? नहीं, इसमें शासन करने के सुझाव थे, है ना। ये एक लक्ष्य था यहाँ पे, राजनीति को मजबूत करने के लिए, तंत्र को मजबूत करने के लिए जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ना। तो यहाँ ऑप्शन सी इसके लिए सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मौर्योत्तर काल में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य भारत में शंकों का उत्तराधिकारी बना था? देखिए, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं ऑप्शंस आपको, इसमें से आप जल्दी से यहाँ जवाब देना था आपको। सी, कुषाण साम्राज्य। कौन सा देना था? कुषाण साम्राज्य इसका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में सिक्के जारी किए जिन्हें दिनार कहा जाता था। तो ये बताइए, जो गुप्त शासक थे उन्होंने जो सिक्के जारी किए थे दिनार, वो किसके थे? तो ये जो गुप्त शासक ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए थे। किसके सिक्के जारी किए थे? सोने के सिक्के जारी किए थे, और इन्हीं सिक्कों को दिनार कहा गया था, ये आपको बताना चाहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? आप ये बताइए, इनमें से कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? अगर बात करेंगे ऑप्शन डी की, यहाँ पे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल तो है, पर भारत का नहीं है, क्योंकि मोहनजोदड़ो अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये ध्यान रखने वाली बात है, काफी इम्पोर्टेंट है। और इसका उत्खनन की बात करें तो 1922 में राखल दास बनर्जी ने करवाया था। 1922 में राखल दास बनर्जी ने। हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बनाया गया था? अगर हड़प्पा की हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ऑप्शन आएगा ए, रवि नदी। ये रावी नदी है ना। तो रावी नदी के तट पर ये बनाया गया था। और सिंधु जो सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में हुई थी। और ये पाकिस्तान के पश्चिम में अगर हम देखें, जो पंजाब प्रांत है, वहाँ भी इसके आधुनिक स्थल मिले हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से भारत में एक पुरापाषाण काल स्थल नहीं है। अगर पुरापाषाण काल स्थल नहीं है तो वह है जो गुफा है, ये डेफिनेटली यहाँ पे पुरापाषाण स्थल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखने आइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं रहा है? अगर शहर की आप बात कर रहे हैं तो ऑप्शन बी आता है यहाँ पे, मुजिरिस, है ना। यहाँ पे ये शहर जो है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं रहा है दोस्तों। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के युग की सभ्यता है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता रही है वो एक कांस्य युग की सभ्यता रही है। कैसी सभ्यता रही है? कांस्य युग की सभ्यता रही है, सभी जानते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी इसके लिए राइट है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ यहाँ पे ये निकल कर आता है कि मृत पुरुषों का स्तूप कह सकते हैं, टीला आप लोग कह सकते हैं। और यही जवाब आपको देने थे। और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है और क्या हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा है। सीरीज को कंटिन्यू रखें, बंद कर दें। कमेंट बॉक्स में अपने राय दीजिएगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।